दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है एक शांत सड़क से। मिसौरी के एक छोटे से कस्बे के बाहर एक औरत गाड़ी चला रही है। उसकी नज़र सड़क के किनारे तीन बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पर पड़ती है। ये बिलबोर्ड्स सालों से खाली पड़े हैं। कोई इन पर ऐड नहीं लगवाता क्योंकि इस रोड से बहुत कम लोग गुजरते हैं। लेकिन इस औरत को ये बिलबोर्ड्स देखकर कुछ सूझता है। वो गाड़ी रोक लेती है और उन तीन खाली बोर्ड्स को काफ़ी देर तक घूरती रहती है। फिर वो एक फैसला लेती है जो पूरे कस्बे को उलट पुलट कर देगा। उसका नाम है मिल्ड्रेड हेस। वो दो बच्चों की डिवोर्स माँ है और ईबिंग नाम के छोटे से कस्बे में गिफ्ट शॉप पर काम करती है। 7 महीने पहले उसकी टीनेजर बेटी एंजेला के साथ बलात्कार हुआ। उसे आग लगा दी गई और मार डाला गया। उसकी लाश सड़क किनारे मिली थी और इन 7 महीनों में पुलिस ने एक भी गिरफ्तारी नहीं की। न एक भी संदिग्ध, न एक भी लीड जो कहीं ले गई हो। केस ठंडा पड़ चुका है, लेकिन मिल्ड्रेड के अंदर गुस्सा इतना भड़का हुआ है कि वो चैन से नहीं बैठ सकती। मिल्ड्रेड उन तीन बिलबोर्ड्स के मालिक कंपनी के ऑफिस जाती है। वहां उसे रेड वेल्बी नाम का जवान लड़का मिलता है। रेड बताता है कि ड्रिंक वाटर रोड वाले बिलबोर्ड्स खाली पड़े हैं क्योंकि उस रास्ते से अब कोई गुजरता ही नहीं। वो तीनों बिलबोर्ड्स $5,000 प्रति महीने में किराए पर दे सकता है। मिल्ड्रेड पैसे दे देती है और बताती है कि उस पर क्या लिखवाना है। साथ ही एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवाती है कि पूरे 1 साल तक ये बिलबोर्ड्स किसी और को नहीं दिए जाएंगे। रेड मान जाता है। उसे क्या पता कि उसने क्या शुरू कर दिया है। जल्दी ही बिलबोर्ड्स लग जाते हैं और उन पर जो लिखा है वो पूरे कस्बे को हिला देता है। पहला बिलबोर्ड लिखा है रेप्ड वाइल डाइंग, दूसरा मसिन ने एंड स्टिल नो अरेस्ट्स, तीसरा हाउ कम चीफ विलबी। ये तीनों मैसेज एक साथ पढ़ने पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम बन जाते हैं, सीधे ईबिंग पुलिस के चीफ बिल विलोबी पर। मिल्ड्रेड ने चीफ का नाम लेकर उन्हें चैलेंज कर दिया है। वो जवाब चाहती है। वो अपनी बेटी एंजेला के लिए न्याय चाहती है और इसके लिए वो कस्बे के सबसे सम्मानित आदमी को भी शर्मिंदा करने को तैयार है। बिलबोर्ड्स लगते ही पूरे कस्बे में हलचल मच जाती है। एक लोकल रिपोर्टर गैब्रिएला मिल्ड्रेड का इंटरव्यू लेती है। मिल्ड्रेड साफ साफ कहती है कि उसकी बेटी को न्याय नहीं मिला और पुलिस ने उसे फेल कर दिया है। खबर आग की तरफ फैल जाती है, लेकिन मिल्ड्रेड को जो रिएक्शन मिलता है वो बिल्कुल उल्टा होता है। कस्बे वाले उसका साथ देने की बजाय उसके खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि ईबिंग में एक बात सब जानते हैं, चीफ बिल विलोबी को टर्मिनल पैनक्रियाटिक कैंसर है। वो मर रहा है और लोग सोचते हैं कि मिल्ड्रेड एक अच्छे आदमी के आखिरी दिनों में उस पर हमला कर रही है। चीफ विलोबी खुद मिल्ड्रेड से मिलने आते हैं। वो शांत हैं लेकिन परेशान। वे बताते हैं कि उन्होंने सब कुछ किया। एंजेला की बॉडी से मिला डीएनए नेशनल डेटाबेस में किसी क्रिमिनल से मैच नहीं करता। कोई गवाह नहीं, कोई लीड नहीं। वे ये भी कहते हैं कि पूरे कस्बे के हर आदमी का टेस्ट करना सिविल राइट्स का उल्लंघन होगा और हो सकता है कातिल कोई पासिंग ट्रैवलर हो। लेकिन मिल्ड्रेड नहीं मानती। वो कहती है, आप मेरे साथ बहस करने में जो मिनट बर्बाद कर रहे हैं वो आप कातिल को ढूंढने में लगा सकते थे। शायद अगर आप इस आदमी को पकड़ लें तो किसी और की बेटी बच जाए। विलोबी निराश होकर चले जाते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में एक और ऑफिसर है जो इन बिलबोर्ड्स को बहुत पर्सनली लेता है। उसका नाम है जेसन डिक्सन। डिक्सन अनमैच्योर, शराबी, गुस्सैल और रेसिस्ट वाले पुलिस वाले की इमेज रखता है, लेकिन वो विलोबी को बहुत मानता है। उसके लिए चीफ पिता जैसा है और कोई चीफ को पब्लिकली शर्मिंदा करे ये बात डिक्सन को बर्दाश्त नहीं होती। वो रेड वेल्बी के पास जाता है और धमकाता है कि बिलबोर्ड्स उतार दो, लेकिन रेड बताता है कि मिल्ड्रेड का लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, वो कुछ नहीं कर सकता। इधर मिल्ड्रेड की जिंदगी और मुश्किल हो रही है। उसका बेटा रॉबी उससे नाराज है। वो कहता है कि हर बार घर आते ही वो बिलबोर्ड्स दिखकर ये वापस देखकर याद आ जाता है कि उसकी बहन के साथ बलात्कार हुआ और उसे जिंदा जला दिया गया। हर दिन घाव ताज़ा हो जाता है। वो आगे बढ़ना चाहता है, ठीक होना चाहता है, लेकिन बिलबोर्ड्स उसे भूलने नहीं देते। मिल्ड्रेड उसके दर्द को समझती है, लेकिन वो अब नहीं छोड़ सकती। अभी नहीं, कभी नहीं। टेंशन बढ़ती है जब मिल्ड्रेड डेंटिस्ट के पास जाती है। ये डेंटिस्ट विलोबी का सपोर्टर है और मिल्ड्रेड के प्रति अपना घृणा छुपाता नहीं। अपॉइंटमेंट के दौरान वो मिल्ड्रेड को धमकाता है, लेकिन मिल्ड्रेड नहीं घबराती। डेंटिस्ट कुछ कर पाता इससे पहले मिल्ड्रेड उसका ड्रिल पकड़ लेती है और सीधा उसके अंगूठे में घुसा देती है। क्या कोई चीज़ है जो इस औरत को पीछे हटा सके? लगता नहीं। इस घटना के बाद पुलिस मिल्ड्रेड को स्टेशन ले जाती है। वहाँ चीफ विलोबी उससे बात करते हैं। गर्मागर्म बहस के दौरान अचानक विलोबी बहुत ज़ोर से खांसने लगते हैं और उनके मुंह से खून की छींटें मिल्ड्रेड के चेहरे पर पड़ जाती हैं। ये एक बहुत शॉकिंग पल है। मिल्ड्रेड का चेहरा तुरंत बदल जाता है। वो कुर्सी से उठती है, विलोबी को गले लगा लेती है और उन्हें मेरा बेबी कहकर पुकारती है। एक छोटे से पल के लिए ये दोनों दुश्मन एक दूसरे को इंसान के रूप में देख लेते हैं, लेकिन वो पल गुजर जाता है।
विलोबी अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं और कैंसर अपना काम तेजी से करता रहता है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। जिस दिन एंजेला मारी गई उसने अपनी माँ से कार मांगी थी। मिल्ड्रेड ने मना कर दिया। दोनों के बीच भयानक झगड़ा हो गया। एंजेला गुस्से में घर से निकल गई और बोली कि वो पैदल जाएगी और उम्मीद करती है कि रास्ते में किसी ने उसका बलात्कार कर दिया। और मिल्ड्रेड गुस्से के उस पल में जो वो कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगी बोल पड़ी, हाँ मुझे भी यही उम्मीद है। ये उनके बीच आखिरी बातचीत थी। ये याद मिल्ड्रेड को सबसे ज्यादा सताती है। ये गिल्ट ही वो आग है जो उसे चलाती रहती है। मिल्ड्रेड के दांत वाले डॉक्टर वाली घटना के बाद पुलिस उसे स्टेशन ले आती है। डिक्सन अपनी माँ के कहने पर मिल्ड्रेड पर प्रेशर बनाने के लिए उसकी दोस्त डेनाइज को छोटे ड्रग चार्ज में गिरफ्तार कर लेता है। वो मिल्ड्रेड से कहता है कि अगर वो डेनाइज को छुड़वाना चाहती है तो बिलबोर्ड्स उतार दो। मिल्ड्रेड मना कर देती है। इधर पहले महीने के $5,000 खत्म हो चुके हैं। रेड मिल्ड्रेड को ऑफिस बुलाकर कहता है कि अगर बिलबोर्ड्स और रखने हैं तो फिर पैसे दो। लेकिन मिल्ड्रेड के पास पैसे नहीं हैं। पहले महीने का किराया उसने अपने एक्स हस्बैंड का पुराना ट्रैक्टर बेच कर दिया था। जब लगता है कि बिलबोर्ड्स उतर जाएंगे तभी रेड का असिस्टेंट एक लिफाफा लेकर आता है। अंदर ठीक $5,000 कैश है। किसी ने एनोनिमस तरीके से दूसरे महीने का किराया भर दिया है। रेड के पास अब कोई चारा नहीं, बिलबोर्ड्स और रखने पड़ते हैं। दूसरी तरफ विलोबी जानते हैं कि उनका समय खत्म हो रहा है। हॉस्पिटल से छूटने के बाद वो अपनी पत्नी एन और 2 छोटी बेटियों के साथ एक खूबसूरत परफेक्ट दिन बिताते हैं। पिकनिक करते हैं, हंसते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं। रात को जब परिवार सो जाता है विलोबी बाहर जाते हैं और खुद को गोली मार लेते हैं। वे नहीं चाहते कि उनका परिवार उन्हें धीरे धीरे मरते देखे। वे अपनी शर्तों पर जाना चाहते हैं, लेकिन मरने से पहले वे 3 चिट्ठियां लिखते हैं। एक अपनी पत्नी के लिए, एक मिल्ड्रेड के लिए और एक डिक्सन के लिए। विलोबी की मौत की खबर पूरे कस्बे को हिला देती है। सबसे ज्यादा टूटता है डिक्सन। दुख और गुस्से से अंधा होकर वो रेड वेलबी के ऑफिस में घुसता है। वो बिलबोर्ड्स को दोष देता है, मिल्ड्रेड को दोष देता है और सारा गुस्सा रेड पर निकालता है। उसे बुरी तरह पीटता है और दूसरी मंजिल की खिड़की से सड़क पर फेंक देता है। लेकिन डिक्सन को पता नहीं कि कोई उसे देख रहा है। नए पुलिस चीफ अबरक्रॉम्बी पूरा हमला देख लेते हैं। वे डिक्सन के पास आते हैं और तुरंत उसे नौकरी से निकाल देते हैं। बस डिक्सन सस्पेंड और बेइज्जत हो जाता है। विलोबी के जाने के बाद अब पूरा कस्बा मिल्ड्रेड से नफरत करता है। जो लोग पहले न्यूट्रल थे अब खुलकर दुश्मनी दिखाते हैं। एक दिन मिल्ड्रेड अपनी गिफ्ट शॉप में काम कर रही होती है कि एक अजनबी अंदर आकर उसे धमकाता है। लेकिन तभी विलोबी की पत्नी एन शॉप में आ जाती है और अजनबी पीछे हट जाता है। एन मिल्ड्रेड को एक चिट्ठी देने आई है। वो चिट्ठी जो विलोबी ने मरने से पहले मिल्ड्रेड के नाम लिखी थी। मिल्ड्रेड चिट्ठी खोलती है। चिट्ठी में विलोबी लिखते हैं कि उन्हें अफसोस है कि मिल्ड्रेड को लगा कि उन्हें उसकी बेटी के केस से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें बहुत फर्क पड़ता था, बस सबूत नहीं मिले। लेकिन वो मिल्ड्रेड को एक बात बताते हैं जो सब कुछ बदल देती है। वे लिखते हैं कि मिल्ड्रेड का बिलबोर्ड आइडिया कमाल का था, जैसे शतरंज का दांव। वे जानते थे कि उनकी मौत के बाद पूरा कस्बा मिल्ड्रेड को दोष देगा कि उसने उन्हें सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया। इसलिए मिल्ड्रेड को उस दोष से बचाने के लिए उन्होंने खुद अनोनिमस तरीके से दूसरे महीने का किराया भर दिया था। ये उनकी आखिरी नेकी थी, एक ऐसी औरत के लिए जिसके खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी हो गई थी। उसी रात मिल्ड्रेड घर लौट रही होती है कि उसे एक भयानक नज़ारा दिखता है। उसके तीनों बिलबोर्ड्स आग की लपटों में जल रहे हैं। किसी ने उन्हें आग लगा दी है। मिल्ड्रेड आग बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन आग बहुत बड़ी है। वो लाचार होकर देखती रह जाती है कि उसके बिलबोर्ड्स जलकर राख हो रहे हैं। डिक्सन को भी पता चलता है कि विलोबी ने उसके नाम भी एक चिट्ठी लिखी है। वो रात को पुलिस स्टेशन जाता है चिट्ठी लेने। चिट्ठी में विलोबी लिखते हैं कि वे जानते हैं डिक्सन अंदर से अच्छा इंसान है, सिर्फ गुस्से के नीचे दबा हुआ है। वे लिखते हैं कि डिक्सन ने अपने पिता को बहुत छोटी उम्र में खो दिया और उसी गुस्से को वहन कर रहा है। लेकिन अगर डिक्सन उस नफरत को छोड़ दे तो वो बन सकता है जो हमेशा बनना चाहता था, एक शानदार डिटेक्टिव। और इसके लिए ज़रूरी है प्यार, क्योंकि प्यार दिमाग को शांति देता है और शांति से इंसान दुनिया को सही तरीके से देख पाता है। ठीक उसी पल मिल्ड्रेड भी बदला लेने पर उतारू है। वो यकीन कर चुकी है कि बिलबोर्ड्स पुलिस वालों ने जलाए हैं। वो पुलिस स्टेशन पर कॉल करके चेक करती है कि अंदर कोई है या नहीं। जब कोई जवाब नहीं आता तो वो गैसोलीन की बोतलें लेकर स्टेशन की खिड़की में फेंक देती है। लेकिन उसे क्या पता कि डिक्सन अभी भी अंदर है, हेडफोन लगाए चिट्ठी पढ़ रहा है और दुनिया से बेखबर है। गैसोलीन आग पकड़ लेती है और स्टेशन में भयानक धमाका हो जाता है।
डिक्सन देखता है कि आग चारों तरफ फैल रही है। एक पल में फैसला लेकर वो एंजेला हेस के केस फाइल को पकड़ता है और आग के बीच से बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो जलते हुए स्टेशन से बाहर निकलता है। किस्मत से जेम्स नाम का एक आदमी जो मिल्ड्रेड से प्यार करता है उसी वक्त वहां से गुजर रहा होता है। जेम्स दौड़कर आता है और डिक्सन के शरीर पर लगी आग बुझा देता है। डिक्सन बुरी तरह जल चुका है और अस्पताल पहुंचाया जाता है। और किस्मत का मजाक देखिए, वो उसी रूम में भर्ती होता है जहां रेड वेल्बी है, जिसे उसने कुछ दिन पहले पीटा और खिड़की से फेंका था। रेड डिक्सन का चेहरा नहीं देख पाता क्योंकि पट्टियां बंधी हैं। वो पूछता है, ऑरेंज जूस पियोगे? डिक्सन के गालों पर आंसू बह रहे हैं। ये दर्द के आंसू नहीं, पछतावे के आंसू हैं। विलोबी की चिट्ठी पढ़ने के बाद उसके अंदर कुछ टूट गया है। वो रेड से सच कहता है कि खिड़की से फेंकने वाला वही था और उसे अफसोस है। रेड काफी देर कुछ नहीं बोलता, फिर धीरे से कहता है, रो मत, आंसू घाव भरने नहीं देंगे। वो उठता है, डिक्सन के लिए ऑरेंज जूस लाता है और उसे प्यार से थमा देता है। बिना कुछ कहे रेड ने उसे माफ कर दिया। जिसने उसे इतना तकलीफ दी उसकी तरफ से रेड दिल से माफी दिखा देता है। अगली सुबह बिलबोर्ड कंपनी का जेरोम मिल्ड्रेड के घर आता है। वो बताता है कि अगर बिलबोर्ड्स एक्सीडेंट या वंडलिज्म से जल जाते हैं तो कंपनी फ्री में रिप्लेसमेंट देती है। मिल्ड्रेड और उसके दोस्त फिर से बिलबोर्ड्स लगा देते हैं। पुलिस ने डेनाइज को भी छोड़ दिया है। धीरे धीरे चीजें बदलने लगती हैं। डिक्सन ठीक होने के बाद अस्पताल से छूटता है। एक शाम वो बार में जाता है। पास वाली टेबल पर दो आदमी बैठे हैं। एक उनमें से अपनी बहादुरी बघार रहा है। वो कहता है कि कुछ महीने पहले उसने एक लड़की के साथ बलात्कार किया था और पूरी डिटेल में बता रहा है। डिक्सन उसे पहचान लेता है। यही वो अजनबी है जो मिल्ड्रेड की गिफ्ट शॉप में घुसकर उसे धमका चुका था। डिक्सन का दिमाग घूम जाता है। क्या यही एंजेला का कातिल है? वो बाहर निकलता है और उस आदमी की गाड़ी का नंबर नोट कर लेता है। फिर वापस अंदर जाता है और उस आदमी के सामने बैठ जाता है। डिक्सन शांत स्वर में कहता है कि उसे उससे कोई खतरा नहीं है। वो कहता है, मैं तुम्हें एक जादू का ट्रिक दिखाना चाहता हूँ, और बिना चेतावनी दिए अपने नाखून उस आदमी के गाल पर गड़ा देता है। गहरे खरोंच बना देता है। उसे उस आदमी का खून और स्किन अपने नाखूनों के नीचे चाहिए। डीएनए सैंपल चाहिए। आदमी और उसका दोस्त डिक्सन को बुरी तरह पीटते हैं, लेकिन डिक्सन वापस नहीं लड़ता। वो जो लेना था ले चुका है। दूसरी शाम मिल्ड्रेड जेम्स के साथ रेस्टोरेंट में है। जेम्स ने पुलिस स्टेशन जलने के बाद मिल्ड्रेड को एलिबाई दिया था। उसका एक्स हस्बैंड चार्ली अपनी नई 19 साल की गर्लफ्रेंड पेनेलोप के साथ आता है। चार्ली मिल्ड्रेड के पास आकर एक बात कबूल करता है, बिल बोर्ड्स जलाने वाला वो ही था। वो उस रात नशे में था और गुस्से में आग लगा दी। वो एंजेला की मौत पर अफसोस करता है, लेकिन उसे लगता था कि बिलबोर्ड्स जवाब नहीं है। मिल्ड्रेड स्तब्ध रह जाती है। उसने सोचा था कि पुलिस वालों ने बिलबोर्ड्स जलाए हैं और उसी गुस्से में उसने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। वो गलत लोगों पर हमला कर बैठी थी। चार्ली अपनी टेबल पर वापस जाता है तो मिल्ड्रेड शैंपेन की बोतल उठाकर उसके पास जाती है। चार्ली तैयार हो जाता है कि अब वो बोतल उसके सिर पर पड़ेगी, लेकिन मिल्ड्रेड बोतल को धीरे से टेबल पर रख देती है। वो पेनेलोप की तरफ देखकर धीरे से कहती है, इसका ख्याल रखना, कहीं वो भी एंजेला जितनी उम्र की तो नहीं है। फिर मिल्ड्रेड चली जाती है। बिलबोर्ड्स जलाने वाले का सच जानकर मिल्ड्रेड शॉक में है। वो जेम्स के साथ डेट अचानक खत्म कर देती है। जेम्स गलत समझकर उदास होकर चला जाता है। अगली सुबह डिक्सन मिल्ड्रेड के घर आता है। वो उसे बार वाले आदमी के बारे में बताता है, कैसे उसने बलात्कार की बात बघारी, कैसे उसने डीएनए सैंपल लिया और अभी लैब में टेस्ट हो रहा है। वो मिल्ड्रेड से कहता है, उम्मीद मत छोड़ो, फिर चला जाता है। मिल्ड्रेड दरवाजे पर खड़ी रह जाती है और धीरे से कहती है, थैंक यू। ये एक कमाल का पल है। कुछ समय पहले ये दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे। डिक्सन मिल्ड्रेड के लिए पुलिस का वो चेहरा था जिससे वो घृणा करती थी, और मिल्ड्रेड डिक्सन की पूरी दुनिया को बर्बाद करने वाली औरत थी। लेकिन अब किसी तरह वे दोनों एक ही तरफ खड़े हैं। जब डिक्सन स्टेशन जाकर डीएनए रिपोर्ट लेने जाता है तो उसका दिल टूट जाता है। चीफ अबरक्रॉम्बी बताते हैं कि सैंपल लेने में उसने अच्छा काम किया, ये मैच नहीं करता। यह आदमी तो एंजेला के मरने के समय देश में भी नहीं था, वो मिलिट्री ड्यूटी पर विदेश गया हुआ था। अबरक्रॉम्बी कहते हैं कि शायद वो आदमी सिर्फ दिखावा कर रहा था। डिक्सन टूट जाता है। वो मिल्ड्रेड के पास जाकर खबर देता है। मिल्ड्रेड का चेहरा उतर जाता है। जो उम्मीद उसने पाल ली थी वो चकनाचूर हो जाती है। वो डिक्सन से पूछती है कि क्या वो सच में मानता है कि ये आदमी निर्दोष है। डिक्सन कहता है कि एंजेला को मारने वाला ये नहीं था, लेकिन वो आदमी बलात्कार की बात बखार रहा था, चाहे वो एंजेला हो या कोई और लड़की। डिक्सन ने अपने कानों से सुना है। इस आदमी ने किसी को नुकसान पहुंचाया है। अगले दिन दोनों एक फैसला लेते हैं। वे आइडाहो जाएंगे जहां वो आदमी रहता है।
डिक्सन अपनी गन लॉड करता है। मिल्ड्रेड गाड़ी में बैठ जाती है। रास्ते में मिल्ड्रेड डिक्सन से एक बात कहती है जो वो बहुत दिनों से अपने अंदर दबाए हुए थी। पुलिस स्टेशन में आग लगाने वाली वो ही थी। डिक्सन नहीं घबराता। वो कहता है, मुझे पहले से पता था, और कौन करता? मिल्ड्रेड फिर पूछती है, क्या तुम सच में उस आदमी को मारना चाहते हो? डिक्सन रुककर कहता है, नहीं। मिल्ड्रेड कहती है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन रास्ते में सोच लेंगे। और इस तरह दो टूटे हुए लोग, एक वो माँ जिसने पुलिस स्टेशन जलाया और एक वो बर्खास्त पुलिस वाला जिसने एक आदमी को खिड़की से फेंका था, एक साथ उस जगह की तरफ निकल पड़ते हैं जो न तो पूरी तरह न्याय है और न पूरी तरह बदला। वे नहीं जानते कि वहां पहुंचकर क्या करेंगे, लेकिन पहली बार वे अकेले नहीं हैं, और कभी कभी इतना ही काफ़ी होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करना।